हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की है और फिजिक्स का जैसे कि नया सिलेबस चल रहा था तो उसमें नेक्स्ट वीडियो। और आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 2 नंबर में, आज की इस वीडियो से 2 नंबर तो डेफिनेटली पक्का हो ही जाएंगे आपके। और साथ में आगे आने वाले जितने भी डेरिवेशंस हैं उसमें जो फॉर्मूला लगेगा, जितने भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला आज हम डिस्क्राइब करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाओं के गुण, साथ में करेंगे परीक्षण आवेश की क्यों आवश्यकता हुई। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है, वीडियो स्किप करना सख्त मना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे कोई चलते फिरते रास्ते में पूछ ले या आपसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल के समय पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र क्या है। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पूछा ओनली विद्युत क्षेत्र, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने से पहले मैं आपसे बात करूं, जैसे कि कहीं पर एक बल्ब जला हुआ है, बल्ब जल रहा है, तो क्या होगा, बल्ब जला रखा है तो बल्ब का भी अपना आप में एक क्षेत्र है। क्या एक बल्ब पूरे पृथ्वी पर रोशनी कर देगा? नहीं। एक बल्ब हालांकि एक घर में लगाया जाए, वो घर काफ़ी बड़ा है तो उस पूरे घर में भी नहीं कर सकता, एक बल्ब पूरे गांव में भी रोशनी नहीं कर सकता। तो यदि हम एक खेत है बहुत सारा बड़ा और उसमें एक बल्ब एक ऊपर टांग दें, किसी पेड़ पर टांग दें, तो उसके नीचे क्या होगा, एक प्रकार से एक रोशनी का गोल घेरा बन जाएगा, यानी कि उस बल्ब की रोशनी वहाँ तक आ रही है एक गोल घेरे में। मतलब ये हुआ कि बल्ब की जो रोशनी आ रही है उसका भी एक पर्याप्त क्षेत्र है, वो इतना, तो इतने की अच्छी खासी दिखाई देगा, इसके बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, यानी कम दिखाई देंगी। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर आवेश रखा होता है, यानी एक आवेश रखा हो या बहुत सारे आवेश रखे हों, तो उनके चारों ओर भी ऐसा ही एक क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो मतलब क्या हुआ, परिभाषा कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मान लीजिए बीच में एक आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों ओर भी इसका क्षेत्र होगा। बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं तो हो सकता है कि उसका ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो, इस तरह से होगा नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि किसी आवेश अथवा, देखिए, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो। क्यों भाई, हमने एक चीज बताई थी कि यदि हम यहाँ पर, आपने पता है कि 2 आवेश होते हैं, प्लस प्लस के आवेश है तो उनके बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है, माइनस माइनस के आवेश हैं तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, या ये धनात्मक ऋणात्मक हो, यानी कि अलग अलग प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में कैसा बल लगता है, विद्युत आकर्षण का बल लगता है। तो मतलब ये है कि यदि ये आवेश है और इसके पास में हम कोई दूसरा आवेश लेकर आए, हमको कैसे पता चलेगी कि इसका क्षेत्र यहाँ तक है, वो चीज़ हमको दूसरा आवेश बताएगा। यहाँ तक लेकर आए, इस आवेश पर अभी कोई विद्युत बल नहीं लगा, ऐसा समझो। एक और एग्जाम्पल समझो, ये एक चुंबक है, ठीक है, इसके पास हम दूसरी चुंबक लेकर आ रहे हैं तो अभी इस चुंबक पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हम इसको पास में लेकर आए तो कट देसी ना ये इस चुंबक के पास चली गई। मतलब क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र में, ये वाली चुंबकीय क्षेत्र में आ गई तो इन दोनों ने क्या करा, आकर्षण कर लिया, चिपक गई। ठीक, तो वही प्रकार से ये आवेश है, अभी इस आवेश पर कोई अनुभव नहीं हो रहा, ना तो आकर्षण बल का ना ही प्रतिकर्षण बल का। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लेकर आए तो भी आवाज नहीं हुआ, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर लेकर आए तो हमको इस पर एक बल लगने लगा। वो बल कौन सा होगा, विद्युत बल, क्योंकि इस आवेश के पास में दूसरा आवेश आया तो इनके बीच में विद्युत बल लगने लगा। तो अब क्या होगा, ये विद्युत बल या तो इसको अपनी ओर खींचेगा या इसको दूर भगाएगा। दूर कब भगाएगा, क्योंकि ये हमने प्लस का आवेश रख रखा है, माना कि ये प्लस का आवेश है, तो यदि ये प्लस का आएगा तो ये क्या करेगा, दूर भागने लगेगा। यहाँ पे लेकर आएंगे तो जैसे ऐसे ऐसे लेकर आ रहे हैं तो ये दूर का होने लगेगा। और यदि ये माइनस का है और इसको ऐसे लटका रखा धागे में, ये आवेश यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ऐसे आगे की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो मतलब समझ गए, हमें पता चल गई कि यहाँ तक
इस आवेश के कारण इस पर एक इफेक्ट पड़ने लगा, मतलब ये यहाँ तक क्या है, इसका एक क्षेत्र है। ठीक, तो वही चीज़, तो ये चीज़ यही सेम कंडीशन इस आवेश के समुदाय पर होगी। भाई यहाँ पर लेकर आएंगे नहीं इफेक्ट पड़ा, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट पड़ने लगा तो हम कह देंगे इस आवेश का समुदाय, मतलब दो या दो से अधिक आवेश रखे हुए हैं तो उनका भी अपने आप में क्षेत्र होगा। वो क्षेत्र पता कैसे चलेगी, हम एक आवेश लेकर आए, लटकाए लेकर आए, अभी कुछ आवेश इस पर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे यहाँ से दूर भागने लगा या आगे की ओर जाने लगा तो हम कह देंगे यहाँ तक इसका क्षेत्र है। ठीक है, मतलब वैद्युत बल का अनुभव होने लगा, आभास होने लगा। ठीक, तो वही चीज क्या लिखा हुआ है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी कि कोई भी अन्य आवेश चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, कोई भी अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। इतने को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता हो। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये लिखा हुआ है यहाँ परिभाषा आप देख पाओगे, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई अदर चार्ज क्या करे, अपने आप में वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, बोले तो अट्रैक्शन का या ही रिपल्सन का, यानी आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करने लगे, फील करने लगे। कोई भी चार्ज दूसरा अन्य चार्ज कोई यहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव करेगा, फील करेगा, तो हम उसको बोल देंगे ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, या एक और परिभाषा ले दो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, ये लेकर आए, यहाँ तक कोई अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से जैसे अनुभव होने लगा तो हम कह देंगे ये वैद्युत क्षेत्र में आ गए। कोई एक आवेश है भैया, ये आवेश है, ये आवेश कहाँ पर प्रवाहित होगा, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे हम अपने कमरे में घुसे तो ये हिलने लगा, मतलब क्या है, इस चार्ज पर, इस आवेश पर एक वैद्युत बल लगने लगा, वैद्युत प्रभाव आ गया इसमें, तो मतलब क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र में घुस गया है। समझ में आ रही है ना बात। तो जैसे आग के पास में जा रहे हो, आग जली हुई है, दूर से ताप रहे हो, आपको ठंड लग रही है अभी भी, और पास गए, जैसे ही हाथ गर्म होने लगा तो मतलब समझ जाओ आप आग के क्षेत्र में आ गए हैं। हर चीज़ का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, हर चीज़ का। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं आगे सिंपल तरीके से, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, जैसे कि आपने ये वैद्युत क्षेत्र था, ये धनावेश रखा हुआ है यहाँ पर एक, और इसके चारों ओर का क्षेत्र ये है, तो इसमें हमने क्या करें, इस वैद्युत धनात्मक आवेश है, इससे वैद्युत बल रेखा खींच दी कि भैया यहाँ से यहाँ तक इसकी वैद्युत बल रेखा इस तरह से आवेश जा रहा है इसमें, मतलब यहाँ तक ये अपना क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है। तो मतलब क्या है कि एक प्रकार से ये हम खींची तो रहे हैं, लेकिन इसमें तो कहीं से भी खींच दो बहुत सारी, तो एक प्रकार से हमने काल्पनिक रेखा बना दी कि यहाँ तक आवेश है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत प्रभाव यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब यही कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, ये रेखा ही तो है, काल्पनिक है, क्योंकि भैया यहाँ पर तो बहुत सारी रेखाएं खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, खींचती रहेंगी, कोई ये डिफाइन तो नहीं हुआ है कि इतनी दूरी पर खींचेगी या इतनी रेखाएं बनेंगी, नहीं, इसमें से तो कितनी भी रेखाएं निकालते रहो भाई। यहाँ पर आपका एक बल्ब है, बल्ब से रोशनी आ रही है, हम उससे एक किरणों द्वारा दिखाएं तो वो कोई डिफाइन थोड़ी ना हो पाएगा कि कितनी किरण से हम एक बल्ब की रोशनी को दिखाएंगे, नहीं, हमने ऐसे बल्ब बना रखा है, ये बल्ब है, इस तरह से हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब यही तो है कि हम इससे बहुत सारी ये काल्पनिक रेखाएं खींच दें, ये चीज़ प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ से रोशनी आ रही है, ऐसा ही तो है। तो वही चीज़, ये आवेश रखा हुआ है तो इससे हमने कुछ रेखाएं ऐसे खींच दी, तो ये चीज़ बस ये बता रही है कि यहाँ से इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैद्युत बल रेखा ये डिफाइन कर रही है, नहीं, ये इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दे रही है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं मात्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र, क्योंकि ये किसी कोण पर नहीं खींची जाती, कहीं पर भी खींच दो हम अपनी मर्जी से खींच देंगे, तो किसी कोण पर नहीं खींची गई है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोणीय काल्पनिक वक्र, काल्पनिक और निष्कोणीय, किसी कोण पर नहीं है और काल्पनिक है, खींचा गया वह वक्र, यानी कि ये एक प्रकार से ग्राफ ही है, जो रेखा खींच दी एक प्रकार का ग्राफ बन गया, निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रही है कि ये धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो इससे इधर की ओर जा रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है तो ये इसके चारों तरफ होगी वैद्युत बल रेखाएं। तो मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र या काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करता है, उसको बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, या बोल दी जाएगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दीजिए या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस बोल दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को बताता है। वैद्युत बल की दिशा को क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो इस पर तुरंत एक आवेश लगेगा, बल, वैद्युत बल लगेगा, या तो वो इसको दूर भगाएगा या इसको आकर्षित करेगा, तो मतलब वैद्युत बल की दिशा को बताता है। तो वैद्युत बल लगाओ या मत लगाओ, सीधे सीधे इतना लिख दो, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और यहाँ पे वैद्युत बल भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जो आपका मन करे वो लिख दो। ठीक, तो मैं तो ये कहूँगा याद करने के लिए और 2-3 वर्ड कम हो जाएंगे, तो सीधे वैद्युत बल को काट लो। ठीक, ये आ गया। अब आते हैं सीधे सीधे वैद्युत बल रेखाओं के गुण पर। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं जिनको हम विस्तार से समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, यानी कि पुरानी वीडियो है उसी का पार्ट में लगा दे रहा हूँ, उसको समझ लेते हैं। लेकिन उसको सुन लीजिए, वो वीडियो चलाऊंगा, पूरा देखना है, उससे पहले ये चीज़ भी समझनी है आपको, ये चीज़ भी आपको समझनी है। ठीक है, चलिए, तो पहले उसको देख लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण को। क्या बताया था कि ये यानी कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से, यानी कि धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ये देखिए डायग्राम, इसको देखिए, धनात्मक आवेश से चली और ऋणात्मक आवेश में क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक, समझ में आ गई। यानी पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलेंगी, ऋणात्मक आवेश की ओर सदैव आएंगी, तो ऋणात्मक आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी और धनात्मक आवेश से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में ये क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाते हैं। पहला गुण समझ में आ गया, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को बताएगी। मतलब क्या है, देखिए विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, देखिए यहां ध्यान रखना, किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि यहां पर कोई ऐसे इस तरीके से वैद्युत बल रेखा है और यहां पर हमने क्या करी, एक इस तरीके से रेखा खींच दी, एक इस बिंदु पर रेखा खींच दिया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो मतलब क्या है, ये एक वैद्युत बल रेखा थी इस तरीके से, और इस वैद्युत बल रेखा पर हमने एक यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची है ये ई ए वेक्टर दिखाएगी, यानी कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। यहाँ पर जो रेखा खींची है ये आपका बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा अर्थात विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी उसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अर्थात ऐसा समझिएगा, मेरे पास में ये वाली परिभाषा तो मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से आपको समझाने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा हमारे पास इस वाले दूसरे बिंदु का एक पॉइंट ऐसा बना लेना, एक ये आपकी वैद्युत बल रेखा इस तरीके से, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा है, हमारे पास में एक यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची इस तरीके से, तो यहाँ पर ए बिंदु मान लिया, तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची है, तो ये वाली जो स्पर्श रेखा है यहाँ पर क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो यहीं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताएगी कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर। यदि यहाँ पर कोई हमने एक रेखा इस तरीके से खींच दी, तो ये यहाँ पर कोई मैं बी बिंदु मान लिया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। मतलब समझ में आ गया, जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उसी बिंदु पर क्या दिखाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। दूसरा समझ में आ गया, यानी कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वह
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। समझ में आ गई बात? चलिए ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है? दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस करने का मतलब यह है कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं इसका कारण देखिए यहाँ पर क्या है, जब पॉजिटिव के पास हम नेगेटिव लेकर आते हैं तो क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि जुड़ गई। और यदि पॉजिटिव को पास लेकर आएंगे तो वो दूर दूर भाग जाती है, कभी भी पास में आती नहीं है। यहाँ पर पास आई तो कट देखिए ना, वो एक दूसरे से जुड़ गई, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं किया, जुड़ गई लेकिन एक दूसरे को काटा नहीं। और यहाँ पर जब पॉजिटिव को लेकर आए, या आप ऐसा समझ लीजिए नेगेटिव को, यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए नेगेटिव समझ लो, इसको नेगेटिव समझ लो, या इसको पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की कंडीशन सेम है, तो एक दूसरे को ये रिपल्स कर दी, मतलब एक दूसरे को कहीं पास में नहीं लेकर आए। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, अब होता क्या है, इसका कभी कभी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कंपटीशन में भी बन जाता है और आपका ये तो आता ही रहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों? कारण सहित स्पष्ट कीजिए, या क्या कारण है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसका कारण समझो। देखिए होता क्या है, बेसिकली हमने ये बताया था कि यदि अभी हमने एक चीज क्या बताई थी, यहाँ पर हमने बताया था कि ये कोई बल रेखा है और यहाँ पर हमने एक कोई स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये क्या बताती है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अब मान लीजिए हमारे पास में ये 10 कूलाम प्लस का आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी बाहर की ओर। समझना ध्यान से, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यदि मैं इसके पास में 8 कूलम आवेश ले आऊंगा तो क्या होगा, 8 कूलम आवेश जैसे लेकर आएंगे तो 8 कूलम आवेश की ओर इसकी ओर विद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी। तो जैसे ही हम 8 और 10 को मिलाएंगे तो ये कंबाइंड होकर कितना आवेश बन जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। प्लस का 2 बचेगा तो मतलब इससे भी बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो अभी भी नहीं काटेंगे। और एक और कारण समझो जरा, कारण, मेन कारण क्या है, मेन कारण देखिए इसका मेन कारण है कि जब देखो कारण लिखा, पहले इसको समझो। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अर्थात दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर यहाँ पर देखिएगा, दो विद्युत बल रेखाएं बन सकती हैं? नहीं। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यहाँ बिंदु पर या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर 10 कूलम धनात्मक रखा है, 8 कूलम ऋणात्मक रखा है, आप कहोगे सर दोनों को रख दो तो दो बल रेखाएं बनेंगी, नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि जब धनात्मक रखा 10, ऋणात्मक रखा 8, तो ये दोनों परिणामी कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का परिणामी आवेश इतना ही बचा। यदि मैं इस बिंदु पर बात करूं, इस बिंदु पर मतलब क्या है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव रखा, मैंने कितना 100 कूलम मैंने पॉजिटिव रख दिया, तो ऐसे समझ लो पॉजिटिव से इस तरीके से दिशा जा रही है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, इसी बिंदु पर मैंने क्या करा, यहाँ पर 120 ऋणात्मक रख दिया, तो इसकी ओर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर परिणामी आवेश कितना बन जाएगा, -20 बन जाएगा। -20 का मतलब क्या है, इसमें एक ही स्पर्श रेखा खींचेगी जो इधर की ओर आ रही होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा कभी नहीं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखा खींचने का मतलब ये हुआ कि एक ही बिंदु पर दो आवेश मौजूद है, ऋणात्मक और धनात्मक। ऐसा कभी संभव नहीं है कि मैं कह दूं यहाँ पर ए बिंदु है, इसी बिंदु पर मैं रख दूं यहाँ पर 100 कूलम पॉजिटिव रख दूं और यहीं पर मैं क्या कर दूं 1000 कूलम में यहाँ पर क्या दूं नेगेटिव रख दूं। तो क्या होगा, जब इसी बिंदु पर 100 कूलम प्लस और 1000 कूलम ऋणात्मक रखेंगे तो परिणामी आवेश कितना बन जाएगा, -900 बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो मतलब क्या है, जब इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ऋणात्मक के कारण निकलेगी, ना कि धनात्मक, क्योंकि धनात्मक का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाई परिणामी क्या बताया था यहाँ पर, स्पर्श रेखा जो होती है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताती है, यानी कि दोनों का जो कंबाइंड होगा, तो एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बन सकती है, दो नहीं बन सकती। दूसरा और कारण समझ लीजिए, और बहुत सारे कारण हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जा रही है, ये बेस सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से बना दी, क्या इस बिंदु पर यहीं पर इस तरीके से बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पर दो स्पर्श रेखा इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि यहाँ पर जो आवेश होगा वो एक ही आवेश होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। सपोज दैट यहाँ पर इस तरीके जा रही है, इस वाले बिंदु पर इस तरीके से कोई बल रेखा इस तरीके से बन सकती है ना, इस तरीके से बन गई, ये लोग ऐसे बन सकती है, लेकिन इसी बिंदु पर इस तरीके से नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि या तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, या इसकी ओर ऐसा हो सकता है कि इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो जाए इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ रही है और यहीं से इस तरीके जा रही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर परिणामी दिशा दो नहीं हो सकती। दो का मतलब क्या है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उपस्थित हों, ऐसा नहीं। भाई यदि जो चीज ज्यादा होगी, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे 8 पॉजिटिव है और इसके पास -6 या 60 रख दिया, तो इसमें दोनों का कितना बचेगा, आप समझ जाओ, 52 बचेगा, माइनस का 52 बचेगा। तो अब माइनस के 52 के कारण निकलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझ पा रहे हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी जो दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, जो कि असंभव है। ये लिखा हुआ कारण क्या है, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अर्थात दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेंगी। मतलब क्या, देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दो स्पर्श रेखा बनेंगी, यानी कि भाई काटने का मतलब क्या हुआ, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये कटान बिंदु हो गया। तो यहाँ पर क्या है, दो स्पर्श रेखा बनेगी, एक ये और एक ये, जो कि दो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होगी, यहाँ पर दो
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई, जो कि असंभव है। समझ में आ गई बात? इसलिए चौथा, ये खुले वक्र होती हैं। देखिए यहाँ पर कितना भी इसको गोल कर लीजिए, यहाँ पे भी खुला रहेगा, ये पूरा खुला, ये पूरा खुला, ये पूरा खुला है। तो ये कैसा होता है? इनका वक्र कैसा होता है? खुला होता है, इनका ग्राफ खुला हुआ होता है। आगे पांचवा, वैद्युत बल रेखा जहां से चलती हैं और जहां पर मिलती हैं, इन दोनों स्थानों पर या दोनों जगह पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखिए जहां से ये चलेंगी, देखिए यदि ये बल रेखा यहाँ से चल रही है या यहाँ पे मिल रही है तो यहाँ पर क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत। देखो यहाँ पे बोले इस तरीके से गोल जा रही है, लेकिन नहीं, गोल से पहले यदि यहाँ पृष्ठ की हम बात करेंगे तो यहाँ से ये लंबवत निकलेगी, पहले लंबवत निकलेगी। यदि इस पृष्ठ से निकलेगी तो ऐसे गोल नहीं होगी, पहले थोड़ा सा लंबवत चलेगी, फिर ये गोल होगी। यानी कि शुरुआत में लंबवत चलती है और जहाँ पर जाके मिलेगी, यानी इस पृष्ठ पर आके, किसी भी पृष्ठ पर आके मिले, इस तरीके से लंबवत, यहाँ पर देखो लंबवत मिली ना मिली, यानी जहाँ पर वैद्युत बल रेखा जिस पृष्ठ पर मिलेगी या जिस पृष्ठ से निकलेगी वहां पर लंबवत होगी सदैव। तो आगे डेरिवेशनों में याद रखना, किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखा कैसे होगी? लंबवत निकालेंगे शुरुआत में, बाकी फिर बाद में कैसे, यानी कि यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकली ऐसे, फिर ये अपना घूम के कैसे भी होगी, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जहां से निकल रही है वहां से लंबवत होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा समांतर व समान दूरी पर होती है। यानी कि एक समान जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें वैद्युत बल रेखा हम इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल समांतर, सीधी की सीधी बना देंगे, समांतर और समान दूरी पर बनाएंगे। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए और ये समांतर रेखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। मतलब हम अपने आप समझ जाएंगे कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखा सीधी समांतर होंगी, जहाँ कहीं पर भी हम डेरिवेशन में लगाएंगे वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो इस तरीके से हम रख देंगे ये। अब ये कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो नए वाले बच्चे अभी समझेंगे धीरे करके, अभी अगला वाला जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आएगा। आई होप कि ये बल रेखाओं के गुण आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंग्लिश के वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश का आगे आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज है। बीएससी करोगे तो, बीटेक करोगे तो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो, आईआईटी नीट वगैरह कुछ भी आप साइंस रखोगे आगे, तो आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा यूज है। आपको इंग्लिश के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें इंग्लिश में आती हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक, चलिए अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ये क्या वाला है भाई? जितनी भी फिजिक्स आएगी, पूरी फिजिक्स, चाहे वो यहाँ पर आ जाए, जहाँ पर भी आवेश की बात होगी और जहाँ पर भी कोई भी डेरिवेशन होगा, तो हम वहाँ पर पूरी फिजिक्स में क्या मानेंगे? माना हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है जो फलाने बिंदु पर रखा हुआ है, इस तरह से हम बात करते हैं या इस तरह से हम थ्योरी लिखते हैं। तो आज से आपके जीवन में एक नया शब्द जुड़ जाएगा। माना हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह से बहुत सारे डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये कि आपको पहले ये समझिए टेस्ट चार्ज है क्या, इसके बारे में आप जान लोगे आज, तो पूरी फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको अभी अभी हमने समझाया कि कोई भी आवेश जो होता है तो उसका अपने आप में एक क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्या बताया था कि प्रत्येक आवेश का अपने आप में क्या है? एक क्षेत्र होता है। चाहे वो ऋणात्मक आवेश है उसका भी अपने आप में क्षेत्र होगा, धनात्मक आवेश है तो उसका भी अपने आप में एक क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर जब दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो सिंपल सी बात है, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और इसके कारण इस पर बल लगेगा। ये कूलम भाई साहब ने बताई थी ना? तो मतलब ये कि हमको ये चीज़ पता चल रही है कि कोई भी आवेश हो उसके द्वारा किसी दूसरे आवेश पर, किसी अन्य आवेश पर एक बल लगता ही लगता है ना? चाहे ये आवेश कितना ही कम क्यों ना हो। लेकिन ये परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश अब समझो कि इसी आवेश को, जैसे 10 कूलाम है, 5 कूलाम, 0.1 कूलाम, इसको कर दूं मैं 0.000000001, मतलब अत्यंत सूक्ष्म आवेश बना दूं तो उसी को बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या है? एक प्रकार से परीक्षण आवेश कोई वास्तविक आवेश नहीं होता है, ये एक काल्पनिक आवेश होता है। तो परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म धनावेश होता है। कैसा? बहुत ही सूक्ष्म धनावेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। हम तो एक बोलते हैं ना, मोदी जी
हमारा कोई घर नहीं है, हम तो फकीर आदमी है भैया, झोला उठाकर चल देंगे। तो ऐसे ही होता है टेस्ट चार्ज, मतलब इसका कोई अपने आप वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना भी छोटे से छोटा आवेश होगा तो उसका भी अपने आप में छोटे से छोटा वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, काल्पनिक आवेश मानते हैं, क्योंकि वास्तव में ये ऐसा कोई आवेश ही नहीं है, क्योंकि सभी आवेश का कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा। तो इसीलिए इसको क्या माना गया है कि परीक्षण आवेश एक अति सूक्ष्म धन आवेश होता है या धन आवेश है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म धन आवेश होता है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यह एक काल्पनिक आवेश होता है, इसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये केवल नोट करके लिख लीजिए कि आपको इतना तो पता चल गया कि इस आवेश का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन ये चीज जरूर है कि इसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र तो नहीं होता, लेकिन इस आवेश को किसी दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो ये अनुभव करता है। इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो अनुभव हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि इसका अपने आप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शून्य होगा, इसका अपने आप में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको किसी दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो ये अनुभव करता है, वैद्युत प्रभाव अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, इसीलिए ये बता देता है, सही सही माप देता है। तो नोट करके यह आवेश यानी कि परीक्षण आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, यानी कि यह वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, लेकिन ये वैद्युत प्रभाव का अनुभव कराता नहीं है। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो जब वैद्युत बल का अनुभव करता है, ना ही इसके द्वारा किसी दूसरे पर वैद्युत बल लगता है। इसके द्वारा इस पर कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा। ये जो परीक्षण आवेश था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता भी समझ लो भाई, कि जैसे कि हमारे पास एक आवेश है, ये इसका ये क्षेत्र है, ठीक है, और एक आवेश ये है, इसका ये क्षेत्र है। जब हम इस आवेश को आगे लेकर जाएंगे तो इसका क्षेत्र भी तो आगे बढ़ेगा, और जैसे ही ये आवेश यहाँ पर आया और इसका क्षेत्र यहाँ पर टकराया और इसका क्षेत्र ये है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये है, ये धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश, तो ये तो यहाँ पर आते ही वैद्युत प्रतिकर्षण, मतलब समझ रहे हो? मतलब ये कि इसका यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, इसका यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है। इस आवेश को जैसे यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसका वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत क्षेत्र से टकराएगा। मतलब ये कि इससे एक धनात्मक रेखा जा रही होगी, इससे भी एक धनात्मक रेखा जा रही होगी, ये दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपल्स कर देंगे, एक दूसरे को रिपल्स, दूर भगाने लगेंगी। मतलब इस पर एक झटका लगेगा इधर की ओर, इस पर एक झटका लगेगा इधर की ओर। तो मतलब ये हुआ कि ये तो जब हम इस आवेश को लेकर आएंगे तो हमको तो इसका वास्तविक क्षेत्र ही नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस आवेश को यहीं तक लेकर आएंगे तो हमको तो ये पता चलेगा इसका तो यहीं तक क्षेत्र है, या इसको इसके क्षेत्र में लेकर आएंगे तो इसको पता चल जाएगा यहीं तक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये तो यहीं से दूर हो जाएगा, तो इसको वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाएगा हमको। ऐसे ही वैद्युत बल की बात करें, इस पर वैद्युत बल, इसका जितना वैद्युत क्षेत्र होगा इसका भी वैद्युत क्षेत्र होगा, तो जुड़ जाएगा दोनों का वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब क्या होगा भाई? इसीलिए हम यहाँ पर एक ऐसा आवेश लेकर आते हैं जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र ना है। जब हम इसको लेकर आएंगे तो इससे ही पता चल पाएगा, यहाँ पर लेकर आएंगे इसका तो कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं ऐसे करके, तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो इसको वास्तविक ज्ञान प्राप्ति होगी कि भैया यहाँ पर जैसे ही इस पर बल लगेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका क्षेत्र वास्तव में यहाँ तक है। तो ये किससे पता चलेगी? ये परीक्षण आवेश के द्वारा ही पता चलेगी, और कोई ऐसी कंडीशन या ऐसा कोई युक्ति नहीं है जिसके द्वारा पता चल जाए। ठीक, समझ गए? इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये केवल और केवल डेरिवेशन, यह आवेश केवल और केवल
डेरिवेशन करने के काम आता है और किसी के काम नहीं आता। ये वास्तविक आवेश नहीं है, डेरिवेशन में यूज होता है इसका। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में ये कोई आवेश है और इसका ये क्षेत्र है, ठीक। इस पर हम दूसरा एक आवेश लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेकर आए, इस पर कुछ बल लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। सिंपल सी बात है भैया, इसके द्वारा इस पर एक बल लगेगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया? कुछ ना कुछ लगेगा। मान लीजिए 5 न्यूटन का लगने लगा, 7 न्यूटन का लगने, कितना भी, ये मान लीजिए 5 कूलम आवेश है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भैया हम यहाँ पर परीक्षण आवेश तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये परीक्षण आवेश कितना लेकर आ रहे हैं? 1 कूलम, मतलब एकांक लेकर आ रहे हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उस आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है, जितना वैद्युत बल लगता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस पर? एकांक परीक्षण आवेश। मतलब जिस चीज को एकांक करना होता है उस चीज का हम हमेशा भाग करते हैं, इसीलिए ये कर दिया मैंने भाग। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भाई इस वैद्युत क्षेत्र में हम एकांक परीक्षण आवेश, यानी यहाँ पर हम क्या लेकर आ रहे हैं? एकांक परीक्षण आवेश। क्या? एकांक, यानी कि 1 कूलम धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं। तो इस पर जितना वैद्युत बल लगेगा उसी को हम बोलेंगे कि ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? इस बल के बराबर है। ठीक, समझ में आ गई? क्या है परिभाषा? एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या और एक और परिभाषा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें इस बिंदु पर हम लेकर आ रहे हैं ए पर, और ये बिंदु बी है, यहाँ पर सी है। इस बिंदु पर हम क्या लेकर आ रहे हैं? एकांक 1 कूलम आवेश लेकर आ रहे हैं, और इस पर जो वैद्युत बल लग रहा है वो 4 न्यूटन का है। तो मतलब क्या है कि 4 न्यूटन प्रति कूलम इस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बैठेगी, ना कि इस बिंदु की। इस बिंदु पर लेकर आए एकांक कूलम आवेश, तो यहाँ पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो मतलब क्या? 5 न्यूटन प्रति कूलम इस बिंदु, मतलब जिस बिंदु पर लेकर आएंगे उस चार्ज को, उस आवेश को, एकांक आवेश को जिस बिंदु पर लेकर आएंगे उसी बिंदु की हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। ठीक, तो मतलब इसीलिए मैंने ये परिभाषा लिखी है कि एकांक यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को जिस बिंदु पर लेकर आएंगे उसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता चलती है। चलिए, माना धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F है। अब हमने एकांक नहीं लिया, F लिया। ठीक है, ये क्या? एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लग रहा है? वैद्युत बल F लग रहा है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, या E बराबर F बट्टे Q0। आपकी इच्छा है, वेक्टर रूप लिखोगे तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन
Q0 लिखा जाएगा, या सिंपल लिख दो E बराबर F बटे Q0 हो जाएगा। मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन। F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। राशि कौन सी रही? सदिश। सदिश राशि है, इसीलिए इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? सदिश रूप हो जाएगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। और विमा इसकी क्या हो जाएगी? ml t की घात 3 और a की घात -1, इस तरह से। ठीक, समझ में आया? ये हो गया, ये आपका केवल इतना ही। तो इसका जो डेरिवेशन है वो हम अगली वीडियो में करा देंगे। अगली वीडियो में 2 डेरिवेशन कराएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे। चलो, एक डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये चीज़ करेंगे हम। ठीक है, बहुत ही सिंपल से 2 डेरिवेशन है, उनको समाप्त करेंगे। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।